उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आज जो नीति आयोग की बैठक थी उसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से विपक्ष ने पूरा? देखिए, मैं लोकसभा चुनाव से जिक्र करूंगा। कांग्रेस ने अफवाहों को फैलाकर कि संविधान खतरे में है कह के सबसे पहले दुष्प्रचार किया। चुनाव में जब उनको आंशिक लाभ मिला और उनको ये लगा कि अब जनता असलियत जान रही है, तो उन्होंने टॉपिक बदला और तुरंत वो बजट के पीछे पड़ गए। बजट में आज बजट सत्र चल रहा है, वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं जाते, वो बाहर संविधान की कॉपी लेकर संविधान चिल्लाते हैं। संविधान को 92 बार सरकारों को बर्खास्त करने वाला और 50 से ऊपर बार वो संविधान में संशोधन करने वाला, ये कौन है? कांग्रेस है। जो संविधान को भंग करने वाले, उस संविधान की रक्षा के नाम पर इस प्रकार का हंगामा जो मचा रहे हैं, झूठ का पुलिंदा लेकर जो चल रहे हैं, आज एक समूह बनाया गया है। उस समूह में जो बाहर से उनके वेलविशर पार्टी है, वो है ममता जी की तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस को वो हथियार के रूप में कांग्रेस प्रयोग करती है। पहले कांग्रेस ने खुद बहिष्कार किया, फिर इंडी गठबंधन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में बवाल मचाने के लिए ममता जी को भेज दिया। सभी को आमंत्रण था, कांग्रेस को इसमें पार्टी वाइज नहीं होता। नीति आयोग तो सभी राज्यों के लिए एक अवसर होता है। माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, वो लगातार मनमोहन सिंह जी की उसमें और जो भी कांग्रेस की सरकार थी उसमें बैठकों में जाते थे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग में जाते थे जब उसमें योजना आयोग था। लेकिन आप बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत ना कीजिए कि मुझे चाहिए क्या। प्रश्न तो ये याद है, नीति आयोग में कोई जाएगा तो उसके ऑफिसर्स पूरा एक प्रयोजन तैयार करके ले जाएंगे, वहां आप दीजिए नहीं। और उसके बाद जब आपका टर्म भी ना आवे तब भी आप बोलते रहिए, और बोलने के बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए आप भागिए बाहर, और बाहर आके मीडिया ट्रायल दीजिए कि मेरा सुनता नहीं। भारत सरकार की जो सहायता मिलती है ना, वहां प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं, उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लिख देते हैं आवास के ऊपर। जो वहां पर मिलता है शौचालय के लिए, उसके ऊपर ममता बनर्जी का फोटो आ जाता है, प्रधानमंत्री जी का नाम गायब हो जाता है। जो अन्न दिया आता है वो मुख्यमंत्री अन्न योजना हो जाती है, जो राशन केंद्र सरकार देती है। जो सड़कों का नेशनल हाईवे उस पर अपना लिख देते हैं। उसके बावजूद सरकार बगैर भेदभाव के, केंद्र सरकार ने बंगाल को भरपूर सहायता दी है, और इसके बाद भी आप बगैर प्रस्ताव प्रस्तुत किए चिल्ला रहे हैं। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, आप, पाप, ये साजिशों के सरगना बन गए और कांग्रेस उनका नेतृत्व कर रही है। षड्यंत्र करके केवल दुष्प्रचारित करना सरकार को, एनडीए सरकार को बदनाम करना, ये सपना देखना बंद कर दें। और बंगाल में जिस प्रकार से इन्होंने अत्याचार मचा रखा है ना, सड़क पे सरेआम लड़कियों को, महिलाओं को लेकर आके सड़क पर पटक के मारना, सैकड़ों लोगों को वहां खड़ा करना, उनके वस्त्रों से खिलवाड़ करना और पूरे घर को बेइज्जत कर देना, सर पे कई जगह हत्याएं कर देना। जंगल राज मचाने वाली ममता जी आज लोकतंत्र की गुहार लगा रही हैं। ये जंगल राज की जननी बन गई हैं। कांग्रेस उनके षड्यंत्र में शामिल है, और आज जिस तरीके से उन्होंने हंगामा क्रिएट किया है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए निंदनीय है। और विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये में निश्चित रूप से उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने जब फंड जैसे ही मांगने की बात शुरू की तो तुरंत उनका माइक बंद कर दिया गया और बोलने का मौका जो है नहीं दिया गया। वो जान के पहले से प्री प्लान करके गई हैं। फंड मांगने का तरीका मैंने बताया ना, पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करके आप चाहते हो, फिर एक एक प्रदेश की बारी आती है, तब आपको बोलना होता है। बारी आपकी मानो मध्य प्रदेश की है, मानो बिहार की है, मानो आंध्र की या उत्तर प्रदेश की है, और आप चिल्लाते रहो। आप जब जितनी देर आप बैठो आप चिल्लाते रहो, केवल चिल्लाते आप आखिर में कहो, आप ना तो खुद बोलो कोई सकारात्मक चीज कि मुझे चाहिए क्या, मेरे ये आवश्यकता है, उनमें इतना पैसा जरूरत होगा, इसमें ये चीज लाने की जरूरत है, ये टेक्नोलॉजी की जरूरत है।
आप वो चीज बोलने के बजाय आप राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करो नीति आयोग में, और उसके बाद शोर मचाती हुई पहले से तैयार मीडिया के ट्रायल के लिए आप पहुंच जाओ। तो मैं समझता हूं ये षड्यंत्रों का, आज साजिशों का एक बयार चल पड़ी है कांग्रेस के नेतृत्व में सर। और ये सब उसके साझीदार हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की में जो मौजूदा सरकार है उसमें लगातार मतभेद देखने को मिल रहे हैं। उधर केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो प्रयागराज मंडल की बैठक में नहीं जा रहे, दूसरी जो संबंधित बैठक है उसमें नहीं जा रहे। उधर से दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक वो बैठकों में नहीं जा रहे। तो ये आपको नहीं लगता इस पूरे विवाद से कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की काम की रफ्तार है, विकास की रफ्तार है, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसमें प्रचारित ज्यादा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी चीजें अपने वक्तव्य में क्लियर कर दी हैं। अब कोई दूसरे को टिप्पणी करने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई पड़ती। और एक बात मैं दूसरे दलों के लिए भी कह दूं, बीजेपी कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है। ये बीजेपी त्याग तपस्या वाले एक एक कार्यकर्ता से बनाई गई ये कैडर बेस्ड पार्टी है। और जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है ना, वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहती है। और बीजेपी का कार्यकर्ता 2 सीटों से बढ़कर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाला कार्यकर्ता रहा है। इसलिए जो भी विपक्ष आज ट्वीट कर रहा है, आज इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, उनको हतोत्साहित होना पड़ेगा। और बीजेपी अपने नीति नियत और नेतृत्व बीजेपी का तय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही, वर्तमान में भी, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अभी 15 साल तक 9 वैकेंसी का बोर्ड है विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में। 2/3 नहीं 3/4 2027 का लक्ष्य है। और जितना ये दुष्प्रचार करेंगे, भाजपा अफवाहों के आधार पर नहीं चलती, भाजपा क्रिया और कर्म के आधार पर चलती है। लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्रियों का बैठकों में ना जाना, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कोई किसी को अगर यहीं पे क्रिएट मैंने कहा ना कि इस बारे में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अपने मीडिया में बोलकर सारी कुछ चीजें स्पष्ट कर दी हैं। कोई मानो किसी दूसरे काम में रहा हो, किसी कारण से नहीं आया हो, मैं भी उप मुख्यमंत्री रहा हूं, कई बार मैं बैठकों में इसलिए नहीं जा पाया कि मेरे दूसरे कार्यक्रम पार्टी नहीं लगा रखे थे। हर चीज की प्रचार नहीं होता, कब किसको कहां पर क्या जाना है ये पार्टी का संगठन तय करता है। और ये मान के मैं बस आपसे कहूंगा, चलें, बीजेपी एक सिद्धांतवादी और एक कैडर बेस्ड पार्टी है। मार्गदर्शन में केंद्रीय नेतृत्व के अच्छा काम योगी जी की सरकार कर रही है। और आने वाले 10-15 वर्षों तक अभी सपा के जो भी सपने हैं, हसीन सपने हैं, वो केवल रात वाले होंगे। सुबह आने पर उनको भाजपा रूपी सरकार ही दिखाई पड़ेगी, वो बिखरते हुए दिखाई पड़ेगी। सर एक और बात, जिस तरह से केशव जी ने कई बार कमेंट किया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, उसके बाद अखिलेश यादव ने पहले आपने ट्वीट देखा होगा, मेरा सवाल हो जाए कि मॉनसून ऑफर 16 लाइए, सरकार बनाइए। अब वो कर रहे हैं कि यूपी सरकार के 2 वाईफाई के पासवर्ड हैं, एक केंद्र के पास है, एक इधर। देखिए, किसी की वेदना अंतर मन में छुपी हो तो मैं क्या कहूं। उनके 40% MLC समाजवादी पार्टी के बीजेपी के साथ आ गए थे, ये वेदना है उनके। अभी पिछले 2024 के चुनाव में उनके आधा दर्जन विधायक उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो उनको लगता है कि बचे हुए विधायकों को ढाढ़स देने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। तो वो वक्तव्य देंगे, बीजेपी काम करेगी। और बीजेपी कोई मामूली चीज नहीं है, मजबूत स्तंभ है, उसको हिलाने में भी बहुत बल की जरूरत पड़ेगी। और बीजेपी में जो आप वक्तव्यों की बात करें, मुझे आश्चर्य होता है कि उसको इतना तूल क्यों दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये वक्तव्य कहा था, माननीय अटल जी हमेशा ये वक्तव्य कहते रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई क्षणों पर ये वक्तव्य कहा है, और हम सब लोग हर बैठक में ये वक्तव्य को कहते हैं। व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश। तो देश के लिए समर्पित है वो भाजपा का कार्यकर्ता है। तो इसमें नई बात, इसमें मीडिया को ट्रायल करने की क्या जरूरत पड़ गई, इसमें स्टोरी कहां से निकलती? अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक वक्तव्य बीजेपी के किसी बड़े नेता का एक दूसरे के विरोध में दिखा दीजिए, नहीं है, ये अफवाहें हैं। एक आखिरी सवाल,
तो फिर अखिलेश जी ने जो आज वो ट्वीट भी किया कि यूपी सरकार के वाईफाई के 2 पासवर्ड हैं, केंद्र के पास है क्या, कितने पासवर्ड हैं उनके, उनको तो कम से कम बता ही सकते हैं आप। मुझको लगता है कि जो उनका इंटरनेट कनेक्शन है समाजवादी पार्टी का, वो टूट चुका है। तो उस इंटरनेट कनेक्शन में वो थोड़ा सा नया प्लान ले ले, इसलिए आपका और नया प्लान ना उनको मिल रहा हो तो भाजपा से मांग ले। भाजपा दानी है, उसको कुछ न कुछ आइडिया जरूर देगी। वो अपने संगठन को रोकने के लिए उनको मैं समझता हूं कि उनका इंटरनेट प्लान जो है पुराना हो चुका है और वो नेटवर्क पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लगातार आप देखो 14 से जब से आदरणीय नेताजी गए हैं अभी तक कोई भी चुनाव ये लोग जीत नहीं पाए हैं। इनकी हताशा है और हताशा में अपनी पार्टी को जोड़कर रखना चाहते हैं और जान रहे हैं कि इनके साथ अब लोग नहीं रहने वाले। ये कहते कहते थक गए, तब भी एनडीए ने तीसरी बार सरकार बना ली मोदी जी के नेतृत्व में। तो अब इन सबको चिंता है कि अब कैसे जोड़ें। तो अब उनके पास अपना प्लान नहीं है, अपना क्रियाकर्म नहीं है, अपनी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। वो बीजेपी की चिंता करने लगे और बीजेपी की चिंता में भी ऐसा सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होना है। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता जो है ना, उनके पूरी पार्टी के बराबर है। तो मैं कहूंगा कि अभी 15 साल तक तो सपना भी नहीं देखना चाहिए। 15-20 तक अभी पार्टी का नो वैकेंसी का बोर्ड मुख्यमंत्री का भी है उत्तर प्रदेश में, और देश में तो प्रधानमंत्री की वैकेंसी बिल्कुल ब्लॉक है। तो अभी विपक्ष को अपने घर पर रह के अपने क्रियाक्रम ठीक करने चाहिए, अपना आचरण ठीक करना चाहिए। उसके बाद फिर राजनीति में सत्ता आने का सपना देखने का अधिकार बनेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये दिनेश शर्मा जी हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। यूपी की सियासत को लेकर साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 15 साल तक मुख्यमंत्री की पद की कोई वैकेंसी नहीं है और प्रधानमंत्री के लिए तो ये कह रहे हैं कि वो तो वैकेंसी ही पूरी तरह ब्लॉक हो गई। वहीं ममता बनर्जी को लेकर भी साफ तौर पर कहा कि प्रपोजल रखने का एक तरीका होता है और अपनी बारी का इंतजार करना होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो है वो नीति आयोग की बैठक में सरकार का पक्ष नहीं रखा, सिर्फ राजनीति की आरोप है दिनेश शर्मा जी का। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली।